नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 18 दिसंबर और आज जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, तनाव ज्यादातर तब पैदा होता है जब हम उस चीज पर कोई कदम नहीं उठाते जिसे बदलने की ताकत हमारे हाथ में होती है। और ये कथन है जेफ बेजोस का। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं, ए ऑर्डर ऑफ द ब्लू लाइन, बी द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, सी स्टार ऑफ अफ्रीका या डी ऑर्डर ऑफ इथियोपियन फ्रेंडशिप। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम अपनी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, केरला आइस फ्रेट इलेक्ट्रिफिकेशन विद ई ट्रक कॉरिडोर अंडर पीएमई ड्राइव। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना यानी कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट के तहत माल ढुलाई को इलेक्ट्रिक बनाने पर जोर दे रही है। और इस योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ केरल इसमें अग्रणी बनने की कोशिश कर रहा है। राज्य NH66 के पर एक मॉडल इलेक्ट्रिक ट्रक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रहा है, जहां पर ई ट्रकों के लिए तेज चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलकर थिरुवनंतपुरम में एक वर्कशॉप की, जिसका थीम था पीएम ई ड्राइव योजना के साथ ई ट्रक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य केरल को ई ट्रक क्षेत्र में लीडर बनाना है। वहीं केरल की सड़कों पर इस समय 3 लाख से कुछ अधिक इलेक्ट्रिक वाहन है, लेकिन ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल कारें, स्कूटर है। और अब फोकस माल ढुलाई पर है। ट्रकों के लिए हाई पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ट्रकों का विद्युतीकरण भी जरूरी है, जिसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वायु प्रदूषण को घटाना। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पीएम ई ड्राइव योजना की। तो इसका पूरा नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और इसका विशेष फोकस माल ढुलाई पर है। और आपको बता दें कि ये योजना जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। और इसी में EMPS 2024 यानी कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को भी पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। और इसी के साथ ये जो आपका पूरा टॉपिक है ये GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और ट्रांसपोर्टेशन से भी संबंधित है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, इंडिया इथियोपिया नेचुरल पार्टनर्स इन रीजनल पीस कनेक्टिविटी मोदी। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में इथियोपिया की संसद को उन्होंने संबोधित किया और आपको बता दें कि यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। और इसी के साथ इसमें मुख्य फोकस भारत इथियोपियाई संबंधों को मजबूत करना था। और यहाँ पर ही पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। हालांकि ये जो पूरा संबोधन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दोनों देश जो है वो एक साथ मिल करके काम करेंगे समान और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। साथ ही साथ रक्षा सहयोग पर भी बातचीत की गई और ये भी बताया गया कि इस साल रक्षा सहयोग साइन हुआ। इसमें साइबर सिक्योरिटी, रक्षा उद्योग, ज्वाइंट रिसर्च, क्षमता बिल्डिंग शामिल है। दोनों देश ग्लोबल साउथ का भविष्य खुद लिख रहे हैं और साझा विजन भी उन्होंने बताया इसके लिए। और पुरस्कार की बात कर ले तो पुरस्कार उन्हें दिया ही गया है, सर्वोच्च सम्मान। और आपको बता दें वे पहले ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब आर्थिक योगदान की भी बात कर लेते तो भारतीय कंपनियों ने $5 अरब से अधिक का निवेश किया, जिसमें कि कपड़ा, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, हेल्थ आदि क्षेत्र जो है इसमें शामिल थे। साथ ही साथ इससे जो है कि 75,000 से अधिक लोकल जॉब भी सृजित हुई। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, नेवी कमीशन 2nd MS-60R कॉप्टर स्क्वाड्रन द ऑस्प्रीज एट INS हंसा। न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के वायु स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रे को हाल ही में गोवा स्थित INS हंसा में कमीशन किया गया है। और यह MS-60
आर हेलीकॉप्टरों का संचालन करने वाला दूसरा भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन है। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की, जो भारतीय नौसेना विमानन के आधुनिकीकरण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मार्च 2024 में केरल के कोच्चि में पहले MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किया गया था और उसके बाद इस नए हेलीकॉप्टर को चालू किया गया। हालांकि पश्चिमी तट पर पहले ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के रूप में बहुमुखी बहुभूमिका वाले MS-60R हेलीकॉप्टर को शामिल करने के साथ नौसेना ने अपनी रोटरी विंग युद्ध और निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इस कमीशनिंग का विशेष महत्व है क्योंकि 2025 में भारत सरकार के द्वारा फ्लीट एयर आर्म के गठन को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसने नौसेना विमानन को एक नया रूप दिया। और इसी के साथ INS हंसा में पहले किए गए क्षमता संवर्धनों को भी याद किया गया और ये कहा गया कि CNS जो है उन्होंने बताया कि नौसेना ने 2022 में उसी एयरबेस पर अपने दूसरे P-8I समुद्री गश्ती विमान स्क्वाड्रन को कमीशन किया। P-8I बेड़े की पूरक के रूप में नौसेना 15 MQ-9B सी गार्डियन रिमोटली पायलटेड विमानों के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ रही है और इससे फायदा ये होगा कि मानव रहित निगरानी और ISR क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही साथ नेटवर्क केंद्रित नौसैनिक युद्ध को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो पूरा GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है, साथ ही साथ ये GS पेपर 2 IR से भी संबंधित है। और अब आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है ICG शिप सार्थक मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल एट ईरान चाबहार। न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक यानी ICG का जहाज ICG सार्थक पहली बार 16 दिसंबर को ईरान के चाबहार पहुंचा और ये 4 दिवसीय यात्रा है जो कि 19 दिसंबर तक है, यानी कि 16 से 19 दिसंबर तक ये यात्रा चलेगी। ICG के किसी पोत की ये चाबहार में पहली दस्तक है और इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी और अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया को सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रदान करने की उसकी क्षमता को रेखांकित करती है। और ये जो यात्रा है वो भारत की सागर और महासागर योजनाओं के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और समावेशी समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ICG पोत सार्थक विभिन्न पेशेवर और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेगा और ये जो यात्रा है वो सागर और महासागर सुरक्षित समावेशी समुद्री गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। अब सागर की बात करें तो सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये है सागर का फुल फॉर्म। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत ने 2016 में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भारत ईरान अफगानिस्तान साइन किया था। और इसी के साथ ये जो पूरा टॉपिक है ये GS पेपर 2 IR और साथ ही साथ GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है इंडिया ओमान टू साइन फ्री ट्रेड पैक्ट टुडे। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौता आज यानी 18 दिसंबर मस्कट में हस्ताक्षरित होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ओमान व्यापार मंच की घोषणा की। PM मोदी और सुल्तान हैथम की मौजूदगी में साइनिंग होगी। भारत और ओमान ने 2023 में CEPA यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू की थी। अब बात करें FTA से लाभान्वित प्रमुख क्षेत्रों की, तो इसमें वस्त्र, जूते, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, रत्न और आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र शामिल है। अब बात करें FTA से लाभान्वित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, तो इसमें वस्त्र, जूते, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, रत्न और आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र में असीमित अवसर हैं। साथ ही साथ ओमान जो है वो भारत के लिए एक प्रवेश द्वार यानी गेटवे है। खाड़ी सहयोग परिषद, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका, भारत निर्यात को नए बाजारों तक पहुंच होगी। साथ ही साथ 4 प्रमुख सहयोग क्षेत्र के बारे में भी बातचीत की गई, जिसमें कि पहला है ऊर्जा संक्रमण और इसमें रिन्यूएबल बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाउस शामिल है। और अगला है बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर और ये है इसमें शामिल है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट, वेयर हाउसिंग। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा की बात करें तो खाद्य सुरक्षा में शामिल है भारत ओमान को सप्लाई में मदद मिलेगी। और इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बात की गई है और इसमें कौन कौन से शामिल है, इसमें जॉइंट टेक, AI, लॉजिस्टिक और सॉफ्टवेयर शामिल है। तो ये 4 जो है वो प्रमुख सहयोग के क्षेत्र हैं। और इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है
ये जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है। साथ ही साथ ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज पहली बार ईरान की चाबहार बंदर पहुंचा? ऑप्शन से ए आईसीजीएस शौर्य, बी आईसीजीएस मित्र, सी आईसीजीएस सार्थक या डी आईसीजीएस सक्षम। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस प्रोग्राम की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।